हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए और एक पेपर दीजिए। आप अपना कमरा बंद करके इन प्रश्नों के आंसर दें। देखें कि आप इसे 40 मिनट में कर पाते हैं या नहीं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 14,587/125 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1,250 को 14,587 को जब आप भाग करोगे तो जैसे इसको भाग करोगे आ जाएगा 11.6696। तो देखोगे और इसके बाद ये पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब दशमलव के 6 स्थान तक आप 4 स्थान तक ये भाग चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दिया गया लासा यानी 132 और 288 दो संख्याएं दी गई हैं जिनका लासा 31 और 68 हो, तो महत्तम समापवर्त इनका क्या होगा। तो महत्तम समापवर्त जो सबसे छोटी संख्या होती है यहाँ पर 132 है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इसका अगर हम गुना करते हैं तो देखिए इसके पहाड़े में नहीं आता, इसमें टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब 132 तो हो नहीं सकता। 132 भी नहीं हो सकता तो 288 भी नहीं होगा। अब बचा 48। अब चूंकि 48 से अगर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको करना है। 132 से आप भाग करोगे तो यहां पर भी ये 48 का पूरा पूरा नहीं, इसका मतलब 48 हो नहीं सकता। इसका मतलब केवल और केवल इसका 12 होगा और 12 से ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभक्त होंगी। नहीं तो आप वही काम करोगे, 132 से 288 को भाग करते हुए चले जाओगे और जैसे जो आप परंपरागत तरीके से करते हो तो 132 आएगा। 5 बार आप ले जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120, फिर बचेगा 12। 12 को फिर आप 24 से करोगे, 2 12 दूनी 24, यानी इसका महत्तम समापवर्त 12 आप निकाल लोगे। एक है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सभी को मालूम, चूंकि द्विघात के तो इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। अगला प्रश्न है चौथा, एक भिन्न का अंश उसके हर के दोगुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न है। अब आप दी गई भिन्नों से ही तुरंत चेक कर लीजिए। देखिए ये लिखा है 5/3, 5/2, तो अंश उसके हर से दोगुने से 1 ज्यादा है। 2 दूनी 4, 1 5, बिल्कुल ज्यादा है। इसका मतलब 5/2 इसके हिसाब से बन रहा है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 5/5, 5/5 मतलब 1। इसका मतलब पहला ही क्वेश्चन सही है, लगाने की कोई आपको जरूरत नहीं है बच्चों। अगला है यदि x + 3y = 6 हो तो x और y के मान क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये पूरा पूरा। तो हम पहला यही ले लेते हैं, 0 रखोगे यानी 0 + 3 × 6 = 6, यानी ये तो 18 = 6 कभी नहीं हो सकता, तो पहला तो हो नहीं पाएगा। 3, 0 ले लेते हैं, तो 3, 0 पर इसका टेस्ट करते हैं। x + 3y = 6, तो x की जगह रखोगे 3, y की जगह पर 1 है, 3 × 1 = 6, 3 + 3 = 6, यानी 6 = 6। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा बच्चों वो आएगा 3, 1। शायद यही आंसर आपका भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है जिसे आपको सॉल्व करना है, यानी 1/x² + 6 = 1/10। तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम इसका देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, x² + 6 = 10। और जब आप इसे हल करोगे x² = 10 - 6, यह आ जाएगा 4, यानी x² x = √4 और ये आ जाएगा +-2। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो +-2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। यदि समीकरण 3x² - 12x + k के मूल बराबर हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि मूल बराबर होने के लिए इसका जो विविक्तर है, विविक्तर क्या होता है, ये b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से b देखेंगे, b है -12, तो b की जगह हम रख दोगे -12,
स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ पे कितना है 3, और c बराबर है आपका k इक्वल टू 0। आप यहाँ से नहीं आता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे। यहाँ पर 12 बरे में 144 माइनस 4 3 12 के बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 12 के बराबर 144, तो के बराबर आ जाएगा 144 बटे 12, काट दोगे 12 आएगा। इसका मतलब यहाँ से के की जो वैल्यू है वो बच्चों 12 आएगी। अगला आपके सामने थेल्स प्रमेय पूरी लिखी गई है। चित्र में ए बी सी यानी ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर एक रेखा पी क्यू खींचा गया है, और अगर ये दोनों रेखाएं यानी पी क्यू का समानांतर हो बी सी के और ये 1:3 हो, तो आपसे पूछ रहा है कि ए पी रेशियो बी पी क्या होगा। तो थेल्स प्रमेय से इसका भी रेशियो 1:3 होगा, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करे तो तीसरी भुजा के क्या होती है। थेल्स प्रमेय यही कहती है, अगर आपको इनमें दो भुजाओं के एक ही अनुपात में अगर कोई विभक्त करती है, ये तभी कर सकती है जब ये दोनों तीसरी रेखा के समानांतर होती, तो प्रमेय होती। तो आप यहाँ से बी वाला ऑप्शन लगा लोगे। बिंदुओं -2 4 तथा -2, 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 बराबर क्या होता है, यानी x बराबर क्या होता है, आप ये कह सकते हो, यानी x बराबर x1 प्लस x2/2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। यहाँ से अगर आप x1 देखोगे -2 है बच्चों, प्लस करोगे तो ये भी -2 है बाई 2, तो ये हो जाएगा -4/2। 2 से काट दोगे, 2 1 कम 2 -2, यानी x की वैल्यू -2 आएगी। y की वैल्यू आइए देखता हूँ, 6 है, ये देखिए 6 है, और इसकी 10 है बच्चों। दोनों को जोड़ लेंगे, ये 16 आएगा, 16 का आधा कर दोगे 8 आएगा। इसका मतलब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 2, -8, यानी -2, 8। कहीं ये देखिए ऑप्शन सी वाला आपको यहाँ से मिल रहा होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी। अब आप देखिए, अगर मैं इसको बच्चों प्लॉट करोगे तो देखिए एक्स पे आपको 3 चलना है, 1 2 3, और वाई पे 4 जाना, 1 2 3 4। अब कोई बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर दिए हैं 3, 4। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो वाई से ये कितनी दूरी पर बिंदु, वाई से कितना है 3, यानी वाई से कितनी दूरी पर है 3 मात्रक, तो कितना हो जाएगा 3। तो आप याद रखना है, अगर एक्स अक्ष से पूछे तो वाई की तरफ चली गई दूरी, और अगर वाई एक्स की पूछे तो वाई के सापेक्ष दूरी निकाल लेते हैं बच्चों। आगे आपके सामने है, सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ से जानते हो बच्चों, सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा और सेक में किसकी वैल्यू 60 होती है, तो सेक की 60 की होती है। यहाँ से सेक सेक हट गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यानी अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देंगे, यानी सेक 60 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्यों, सेक होता है कास का उल्टा, और कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका उल्टेंगे तो हो जाएगा सेक 60 इक्वल टू 2 बच्चों। काफ़ी आसान प्रश्न था, कोई कठिन ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप ना कर पाएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, जिसकी वैल्यू थीटा की जो लाई कर रही है बच्चों वो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो उस एंगल को क्या कहेंगे। अब आप देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1। कॉट की वैल्यू होती है 45 की, या इसका मतलब थीटा, तो थीटा बराबर हो गया 45। या आप दूसरा एक ऑप्शन देख सकते थे कि साइन और कॉस में किसकी वैल्यू इक्वल होती है। साइन 45 और कॉस 45 की दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आप सोच पाए, जो आपकी सोच जितना काम करे आप उस हिसाब से प्रश्नों को सोच सकते हो और उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है, 3 cot a इक्वल टू 4, तो सेक a की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ से अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बनाना पड़ेगा समकोण
त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पर ए, बी और ये सी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कॉट, यहाँ पर लिखोगे 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए बराबर 4/3, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ से ए बी 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 9 25, यानी ए सी इक्वल टू √25, 25 की वैल्यू होती है 5, यहाँ पर ये 5 निकल आया। और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बटे, यानी सेक जो होता है बच्चों, सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 5 और आधार क्या है 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 5/4। तो यहाँ से आप 5/4 बहुत आसानी से निकाल सकते थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप बच्चों क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वृत्त बना लोगे जिसका एंगल 60 है, तो पूरे का क्षेत्रफल होता है πr², और किसी एंगल के लिए θ/360 होता है, यहाँ पर पाई आप 22/7 रख लोगे, त्रिज्या यहाँ पर 6 × 6 रख दोगे, इंटू थीटा यहाँ पर 60 है बटे 360 कर दोगे, यानी ये एरिया कितना होगा। तो इसके लिए देखिए 0 0 6 कम 6 6 36 6, और ये भी 6 कट जाएगा। अब आप यहाँ से गुणा कर लोगे, तो आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132/7, 132/7 ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। अगला दिया गया है समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर क्या होता है, डी बराबर होता है a2 - a1, इसका मतलब द्वितीय पद 10 - 4 = 6, इसका मतलब इसका सर्वांतर बच्चों कितना होगा, 6 होगा, आपको जरूर आ रहा होगा। अगला है किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के, अगर आप कोई वृत्त हो उसके परिगत मतलब चारों ओर अगर आप एक आकृति बनाते हो तो एक चतुर्भुज बनता है, और ये जो चतुर्भुज बनता है बच्चों, ये सदैव आपका समचतुर्भुज बनता है, ये आपको याद रखना, और ये थ्योरम भी है, और इसे आप बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार कैसा होता है। जो शटल आपने देखी होगी, शटल आपकी कुछ इस टाइप से चौड़ी सी ऐसे होती है, चिड़िया आपने देखी होगी, तो इसका आकार कैसा होगा, एक शंकु के छिन्नक का अर्धगोला, ठीक है, एक शंकु का छिन्नक अर्धगोले का, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच, यानी बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच क्या संबंध होता है, ये आपको याद रखना है, आज ही नोट कर लीजिए तुरंत, क्योंकि अगर आप इसे नोट नहीं करते तो आप भूल सकते हैं। 100% यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर होता है बेटा 3 माध्यिका - 2 माध्य, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि मैंने आंसर आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला है यदि अल्फा +2 अल्फा +4 अल्फा +6 तथा अल्फा +8 का समांतर माध्य 11 हो, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर क्या लगाओगे, समांतर माध्य तो यहाँ पर आपको 11 है बराबर, अब आप अल्फा +2 अल्फा +4 अल्फा +6 अल्फा +8, और कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो 11 × 5 = 55 बराबर अल्फा कितने हो जाएंगे 5 अल्फा प्लस, अब आप 2 4 6 और 8 को जोड़ोगे, इसका एडिशन आएगा 20, इसका मतलब ये हुआ 5 अल्फा = 55 - 20, 55 - 20 आ जाएगा 35, और 35 बराबर 5 अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 35/5, 5 × 5 = 35, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपकी 7 निकलेगी, जो कि ऑप्शन ए में मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अनिश्चितता संख्यात्मक रूप में
मापन किसकी सहायता से किया जा सकता है? प्रायिकता, संचयी भिन्न, अभिप्रयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी आपका अनिश्चितता है उसको संख्यात्मक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रायिकता निकाली जाती है, यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, अगर एक सिक्के को 20 बार उछाला जाए, चित आने तथा पट न आने की प्रायिकता ज्ञात हो तो इनका योग क्या होगा? सही बात है, अगर आपने 20 बार इसको उछाला है तो आप देख सकते हो, मान लो 5 बार आपका हेड आया है तो 5/20 हो जाएगी, और जो, तो इसका मतलब अगर पट कितनी बार आया होगा, 15 बार आया होगा, तो 15/20। तो इसका मतलब अगर आपकी प्रायिकता और पट उसकी जो प्रायिकता ना होने की 15/20 होगी, दोनों को ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 20/20 यानी 1। याद रखना है सदैव, अगर आपने 20 बार सिक्के को उछाला है तो जितनी बार आएगा हमारा ये चित, और जो बची संख्या होगी वो पट आया होगा, तो उसका योग जो होता है सदैव बच्चों 1 के बराबर आता है। ठीक है, अगला है, घनाभ का आयतन इनमें से कौन होगा? वैसे आपने घनाभ का जो आयतन बच्चों आपने पढ़ा होगा, फार्मूला, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है। लेकिन लंबाई इंटू चौड़ाई को आप लोग लिखते हो क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको पहला वाला मिल जाएगा। तो आप प्रश्नों को थोड़ा समझ के जरूर कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी चीज गलत ना करिएगा। √2 1 है, तो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 जब भी आप इसको वर्गमूल निकालोगे, कभी भी इसका वर्गमूल 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू 1.414 होती, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगी। 4 1 2 3 8 9 2 9 0 4 कुछ भी आएगी, कभी भी रिपीट भी नहीं होगी। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या अगर आपको मिल जाए ऐसे जो रूट में होगी, और रूट का मतलब कोई संख्या नहीं, अब मान लिया रूट आपको अगर 4 ही लिखना हो, 4, तो ये देखिए इसका पूर्ण वर्ग है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय होती है, यानी इरेशनल नंबर होता है। अगला दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या चूंकि यह एक है। बच्चे कभी कभी गलत फहमी रखते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है, ये गलत है। ये सिर्फ हमें कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है। पाई की एक्चुअली जो वैल्यू है वो सरल करने के लिए 22/7 है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, मतलब अशांत है, ये कभी कटेगी नहीं, और कभी इनका आप जो देखोगे कोई भी रिपीटेशन नहीं आएगा इस वजह से। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। √2 एक कैसी संख्या, अभी बता चुका हूं, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा निम्नतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग, परिसर, वर्ग चिन्ह, वर्ग सीमा। तो जब भी कोई आंकड़े दिए होते हैं और उन आंकड़ों में सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस उसकी जो मिनिमम वैल्यू आप करते हो, ये उसकी रेंज कहलाती है, या उसको आप हिंदी में परिसर कहते हो। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं इसका एक tnवां पद जो है शून्य होगा, तो tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो tn कितना होगा 0, a कितना है हमारा 21 है, प्लस n-1 इंटू डी। जैसे ही आप यहाँ से d निकालोगे तो आपका जो d आ रहा है बच्चों 18 में से 21 घटाओगे तो -3, तो यहाँ से माइनस आप 3 कर लोगे, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, यानी ये आपको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर ये तुम्हारा -3 से करोगे, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 21 बच्चों, 21 -3 इंटू n-1, ठीक है, और इक्वल टू जैसे 0 करोगे तो ये आ जाएगा 3, यानी हमारा क्या आ जाएगा 3n-1 इक्वल टू 21, तो n-1 इक्वल टू 21/3, 3 एकम 3, 3 7 21, तो n-1 बराबर 7, तो n
बराबर 7 + 1 बराबर 8, यानी जो 8वां पद होगा बच्चों उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इसको नहीं तो आप अपने कर सकते, देखिए पहला पद दूसरा पद, इसमें 3 3 घटाते जाओगे तो जैसे ही 8वां पद आएगा वो आपका शून्य आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5, 15, 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा। तो अगर आप इसका लघुत्तम निकालने बैठोगे 5, 15 और 20, तो इसका लघुत्तम बच्चों आ जाएगा 60, ठीक है। और इसका अगर आप ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्ग, अगर इसका आप महत्तम समापवर्ग निकालोगे, निकालना सभी को आता ही है, तो आ जाएगा 5। अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 60/5। कह रहा था लघुत्तम और महत्तम का 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा 12/1, यानी 12:1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद वो होता है जिसकी कोई भी पावर नहीं होती और उसमें एक ही आपका वेरिएबल होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही है 2x + 5, ये रेखीय है। ये देखिए ये रेखीय नहीं है, द्विपद है। ये देखिए क्या है, इसमें भी द्विघाती समीकरण है। ये देखिए 3 घातीय समीकरण है। तो ये आपका क्या होगा, रेखीय बहुपद। कुल मिला के आज के हमारे ये 30 प्रश्न थे। 100% आपको पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार हो तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।